वेलकम बैक टू सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल हेड इंजीनियर हरी। तो आज हम आपको आरसीसी कॉलम, जिसमें आपको रेक्टेंगल कॉलम और सर्कुलर कॉलम के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसके अलावे जो आपकी जो प्लेसमेंट कंसिडरेशन है आरसीसी रेक्टेंगल बीम और सर्कुलर बीम, और उसके अलावा इसको रेइनफोर्समेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में किस तरह से इसको अच्छे से प्लेस किया जाए ताकि आपको लॉन्ग रन में आपकी क्वालिटी कंसिडरेशन एवं रेस्ट्रिक्ट बने रहे। उम्मीद है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप इसको देखेंगे, चीज़ को समझेंगे बारीकी से। और यदि पहले बार इस चैनल को देख रहे हैं तो अपना लाइक एंड सब्सक्राइब बटन प्लीज़ डालिए ताकि आने वाला सभी वीडियो आपको मिलते रहे। कुछ सर्कुलर कॉलम जनरली प्रेफर्ड वेयर देयर इज आर्किटेक्चरल और एंड एस्थेटिक कंसिडरेशंस आर देयर, क्योंकि जहाँ पर आपको एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ ब्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और कोई यदि हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स है या ऐसी बिल्डिंग बना रहे हैं जहाँ पर आपको कुछ हिस्टोरिकल कंसिडरेशन है, तो ऐसे जगह पर हम सर्कुलर कॉलम डालते हैं। रेक्टेंगल कॉलम भी आजकल स्टेबिलिटी के लिए, जहाँ पर मॉडर्न बिल्डिंग है, सुटेबल फॉर मोस्ट मॉडर्न कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, स्पेशली वेयर स्ट्रक्चर एफिशिएंसी एंड सिंप्लिसिटी आर की फैक्टर्स सच एज office buildings, residential building complexes and industrial facilities. Precautions while erection of reinforcement for RCC column before casting. तो कास्टिंग के पहले किस तरह की क्या प्रिकॉशंस आपको रखने हैं आरसीसी कॉलम के लिए, एनी काइंड्स ऑफ आरसीसी कॉलम, उसको आप ध्यान में रखना है। हियर आर सम की प्रिकॉशंस व्हाइल इरेक्टिंग रेइनफोर्समेंट फॉर आरसीसी कॉलम बिफोर कास्टिंग। तो रेइनफोर्समेंट जो हम डालेंगे सबसे पहले आरसीसी कॉलम के लिए, उसमें आपको प्लीज इंश्योर दैट इट शुड हैव प्रॉपर कवर, क्योंकि एडिक्वेट कंक्रीट कवर आप देंगे रेइनफोर्समेंट के लिए एज पर डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन, देन इट विल बी सर्व बेटर, क्योंकि ये आपकी जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल है उससे प्रोटेक्शन देती है कोई भी आरसीसी कवर के लिए। तो कवर एक्चुअली वो होती है जो आपका जो रेइनफोर्समेंट है, चाहे स्टीरअप्स हो, रिंग हो, और उसके जो बाहरी एरिया है, बाहरी जो थिकनेस है, उसको हम कहते हैं कवर। तो कवर शुड बी सफिशिएंट सो दैट इट प्रोटेक्ट द इनसाइड रेइनफोर्समेंट फ्रॉम कोरोजन। और आपको ध्यान देने की बात होती है कि यू शुड ऑलवेज वेरीफाई द प्लेसमेंट्स, क्योंकि जो रेइनफोर्समेंट का जो भी पोजिशनिंग है लॉन्गिट्यूडनल बार्स एंड स्टीरअप्स का, उसको आप ड्राइंग से बढ़िया से देख करके, इस पर आईएस कोड जो भी लिखा हुआ है उसको देख करके आप प्लेसमेंट करें, एंड इट शुड बी वेल प्लेस्ड एट पोजीशन व्हाट एवर गिवन इन योर डिजाइन। तो डिजाइन में जो भी दिया हुआ है उस हिसाब से आप देखते हुए जो रेइनफोर्समेंट है, जो स्टीरअप्स है, जो टाइज है, उस सभी की प्लेसमेंट उसी जगह पर करें। आप हमेशा इंश्योर करें कि जो रिंग होते हैं कॉलम के चारों तरफ, इट शुड बी प्रॉपरली टाइड टू द लॉन्गिट्यूडनल बार्स, क्योंकि आप अगर लॉन्गिट्यूडनल बार जो वर्टिकल्स बार होते हैं कॉलम की, उसमें आप अगर टाइज को एक्यूरेटली नहीं बांधेंगे अच्छे से, देन इट विल शिफ्टेड फ्रॉम हिज पोजीशंस, और उसमें इसेंट्रिसिटी डेवलप होगी और कॉलम आपकी बिल्कुल वर्टिकल कॉलम में नहीं जाएगी। सो जो टाइज आप देते हैं उसको आप सही ढंग से आप प्रॉपरली टाइट करें। और टाइज को बांधते समय जो रिंग कहते हैं कॉलम के चारों बांधे जाते हैं, उसके मुंह होते हैं, मुंह को आप स्टेगर्ड दे, एक ही लाइन में सारे मुंह को मत दे। जहाँ पर आप दोनों बंद होते हैं मुंह एक टाइज की, वो एक लाइन में नहीं दे, आगे पीछे करके दे। ज़्यादा दिन तक साइड पे नहीं रखे रेइनफोर्समेंट को। यदि अगर पहले से रखा हुआ है स्टोर करके, कभी कभी क्योंकि कभी मटेरियल जो है सस्ते होते हैं, कभी मटेरियल महंगे मिल जाते हैं। जनरली रेनी सीजन में रेइनफोर्समेंट का दाम कम हो जाता है, तो उस समय बहुत लोग अपना प्रक्योर कर लेते हैं मटेरियल को और रख देते हैं। तो उस समय उसको अच्छे से कवर करके रखिए। जब रेइनफोर्समेंट को आप प्लेस करेंगे साइड पर, तो उसको एक बार रेइनफोर्समेंट को इंस्पेक्शन करके अच्छे से साफ करा दीजिए अगर कोई गंदगी लगी हुई तो, क्योंकि ये आगे जा करके स्टील को कोरेट करेंगे और केमिकल एक्शन के कारण आपका स्टील धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह की जो भी रेइनफोर्समेंट है उसको हम क्लीन करके, सैंड पेपरिंग करके या कपड़े से भी साफ करके तभी हम कॉलम में डालेंगे या कहीं भी किसी भी आरसीसी कंपोनेंट में डालेंगे बिफोर कास्टिंग। कास्टिंग एक बार सभी स्टील को इंस्पेक्शन कर ले, ड्राइंग ले ले, ड्राइंग के हिसाब से आप देख ले कि सभी चीज़ें ढंग से बंधा हुआ है कि नहीं, जो भी रेइनफोर्समेंट की डाया है वो मेंटेन हो रही है कि नहीं, जो कि स्पेसिंग वगैरह जो भी है वो मेंटेन हो रही है कि नहीं। तो ये भी आपका इंस्पेक्शन इज ए वेरी नेसेसरी
फॉर योर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द स्ट्रक्चर्स। जो ग्रेड ऑफ स्टील होती है स्टील में आरसीसी के लिए वो क्या होनी चाहिए? तो टिपिकली एफई 415 और एफई 500 इस तरह की मार्क होती है, जो कि आईएस कोड 456 2000 में दिया हुआ है। दिस ग्रेड इंडिकेट द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील। अगर जो एफई 415 में जो 415 है, दिस इज द यील्ड स्ट्रेस ऑफ दिस स्टील। उसी तरह अगर एफई 500 है, देन 500 इंडिकेट दैट 500 इज द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ दैट स्टील। एफई 500 इज मोर स्ट्रोंगर देन एफई 415। आप अगर हाई राइज बिल्डिंग है, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, वहां पर एफई 500 या उसके ऊपर भी हम जाते हैं। 550 और एफई 600 है, दिस इज द हाईएस्ट स्ट्रेंथ स्टील बार। दिस इज यूटिलाइज्ड फॉर द एप्लीकेशन रिक्वायरिंग हाई और ग्रेटर स्ट्रेंथ एट साइट। तो जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, साइंटिफिक बिल्डिंग है, वहां पर एफई 415 नहीं लगा करके हम एफई 550 एंड एफई 600 को रिकमेंड करते हैं। अब हम देख लेंगे कि व्हाट इज द ग्रेड ऑफ सीमेंट। तो व्हिच ग्रेड ऑफ सीमेंट टू बी यूज फॉर योर होम अप टू 4 स्टोरी बिल्डिंग्स। तो 4 स्टोरी बिल्डिंग है, उसके लिए जो ग्रेड ऑफ सीमेंट होंगे ये डिपेंड करेगी कि ये जो आप बिल्डिंग जो बना रहे हैं वो किस जगह बना रहे हैं। ये कोई समुद्र किनारे बना रहे हैं, हिली एरिया बना रहे हैं या प्लेन एरिया में बना रहे हैं। तो ग्रेड ऑफ सीमेंट डिपेंड करेंगी कि किस सिचुएशन में, किस प्लेस में आप ढलाई कर रहे हैं अपने। In generally, OPC 43 grade is suitable for general RCC construction, including your residential buildings. OPC 53 grade preferred for high strength concrete, ensure better durability and load bearing structures. More precautions are needed for 53 grade of cement. आप जाते हैं तो मिस्त्री कह देता है कि आप 53 ग्रेड ले आइए क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेंथ देगी। लेकिन यदि उसकी ढलाई का जो प्लेसमेंट, जब क्योंकि एक क्विक सेटिंग होती है, जल्दी स्ट्रेंथ लेती है, उसके अलावे OPC 53 ग्रेड प्रिफर्ड फॉर हाई स्ट्रेंथ एप्लीकेशन एंश्योर बेटर क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी फॉर योर लोड बेडिंग स्ट्रक्चर्स। आप अगर मिस्त्री से आप किसी कंसल्ट करेंगे तो कहेगा कि OPC 53 ग्रेड ही ले आइए, लेकिन यदि क्वालिटी कंट्रोल पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया तो आपको स्ट्रक्चरल हार्मफुल कर सकती है, स्ट्रक्चर खराब कर सकती है। क्योंकि OPC 43 ग्रेड के साथ OPC 53 ग्रेड कंपेयर टू दी OPC 43 ग्रेड, OPC 53 ग्रेड रिक्वायर्ड मच इंस्पेक्शंस। क्योंकि OPC 53 ग्रेड में आपको जब हम उसमें पानी डालते हैं देन हीट बहुत ज़्यादा होती है, हाइड्रेशन समय, केमिकल एक्शन के समय बहुत ज़्यादा हीट होती है, और इस पर जो बाद में भी कंस्ट्रक्शन के बाद में आपको क्यूरिंग की बहुत सावधानी से करने पड़ते हैं, और क्यूरिंग जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं और उसको छोड़ा नहीं जा सकता है। उसके अलावे जब आप स्टार्टिंग में मिक्सिंग करते हैं और प्लेसिंग करते हैं तो कम से कम समय में होनी चाहिए, क्योंकि ये जो हाई हीट स्ट्रेंथ है, हाई स्ट्रेंथ की जो सीमेंट होती है उसमें बहुत जल्दी सेटिंग होने की भी क्षमता होती है, स्ट्रेंथ गेन करने की क्षमता होती है। तो उसको जितना जल्दी आप प्लेस करेंगे उतना ही जल्दी आपको अच्छा रिजल्ट देगा। मटेरियल ऐसे बना के नहीं छोड़ा जाता है जो आप OPC 33 ग्रेड वगैरह में छोड़ देते हैं। प्रॉपर सुपरवाइजन नहीं हुई कंस्ट्रक्शन में तो ये बहुत जल्दी आपको उस पर बहुत सारे क्रैक दिखाई पड़ेंगे। सो बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग OPC 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट। जहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल उतनी स्ट्रिक्ट नहीं है और जहाँ पर बहुत हाई स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है, OPC 43 ग्रेड सीमेंट ही यूज करें। अब जब बाजार में आप जाएंगे तो पाएंगे कि वहाँ PPC भी लिखा रहता है। PPC का अर्थ हुआ पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट में थोड़ी सी पोजोलाना मिलाई जाती है, सरकार का भी नियम है मिलाना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी आपके इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी होती है। उसके कारण जैसे मान लीजिए कि थर्मल पावर प्लांट है, वहाँ बहुत सारे फ्लाई एश निकलते हैं, बहुत टन के टन निकलते हैं। उसको सरकार ने मान्यता दी हुई कि थोड़ी फ्लाई एश मिला करके PPC सीमेंट बनाया जाए, क्योंकि इट ऑफर्स वेरी गुड रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक्स एंड इज बेनिफिशियल फॉर लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी। तो PPC आप फाउंडेशन के लिए, वॉल प्लास्टर्स, फ्लोर्स, उसके अलावे कोई रिटेनिंग वाल है, बाउंड्री वाल है, वहाँ पर आप इसको बहुत अच्छे से PPC सीमेंट यूज कर सकते हैं। लेट्स डिस्कस द मिनिमम ग्रेड ऑफ सीमेंट कंक्रीट प्रोपोर्शन फॉर योर RCC कॉलम।
तो आप याद रखें कि जो आरसीसी कॉलम है उसमें IS 450 2000 के अकॉर्डिंग अमेंडमेंट हो चुके हैं, उसमें M20 ग्रेड ही लगनी चाहिए। उसकी अगर हम जनरल मिक्स में जाए तो इसका 1:1.5:3 होती है। इट ट्रांसफर टू 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 1.5 पार्ट ऑफ सैंड एंड 3 पार्ट ऑफ स्टोन एग्रीगेट। की जो M20 ग्रेड है, अगर ये डिजाइन मिक्स है तो वहाँ पर जो है वेट करके ही सारे मटेरियल को डाला जाता है। तो उसमें आप सीमेंट लेंगे 320 से लेकर 340 kg पर मीटर क्यूब, सैंड लेंगे 630 से लेकर 670 kg पर मीटर क्यूब, और एग्रीगेट लेंगे 1200 से लेकर 1300 kg पर मीटर क्यूब, और इसकी वाटर सीमेंट रेशियो होगी 0.45 से लेकर के 0.55। क्योंकि ये आपकी जो मिक्स डिज़ाइन के हिसाब से जो लैब में टेस्ट करके स्ट्रेंथ जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मिक्स डिज़ाइन किया जाता है, सैंपल देख करके टेस्टिंग करके, और उसके जो रिजल्ट है आपको दिया जाता है कि आप इस ढंग से करें। तो मिक्स डिज़ाइन में वेट करके दिया जाता है, और जनरल जहाँ पर मिक्स डिज़ाइन नहीं है, सिंपल डिज़ाइन है, वहाँ पर हैंड मिक्स करके या बैच मिक्स करके दिया जाता है। अब लेट अस डिस्कस अबाउट द कवर ऑफ द आरसीसी कॉलम। तो 40 mm रखे मिनिमम आरसीसी कॉलम के लिए, और IS कोड के हिसाब से आप इसको देखते हुए चले। यदि समुद्री किनारे कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई मैरीन स्ट्रक्चर है, वहाँ पर 60-70 mm भी हो सकती है द कवर ऑफ द आरसीसी स्ट्रक्चर। लेट अस डिस्कस द मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन आरसीसी कॉलम। तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन आरसीसी कॉलम इज टिपिकली 0.8% ऑफ द ग्रोस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉलम। जब 0.8% ऑफ ग्रोस क्रॉस सेक्शनल एरिया करेंगे तो 0.8% इंटू जो आपकी कॉलम क्रॉस सेक्शन की जो आउटर फेस की जो डायमेंशन है, लेंथ टू ब्रेथ, वो लिया जाता है, उसका 0.8% कर दीजिए, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्टील आपकी आ जाएगी। अगर मैक्सिमम की बात करें आरसीसी कॉलम के लिए तो यह है 6% ऑफ द ग्रोस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉलम। 6% का यह अर्थ हुआ कि 6% इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि यदि आप मैक्सिमम स्टील दे देते हैं तब आपकी एरिया ऑफ कंक्रीट जो क्रॉस सेक्शन पर बहुत ही कम हो जाएगी, और जो आप आरसीसी कॉलम डिजाइन करते हैं वो आरसीसी कॉलम नहीं होकर के विल बिहेव एज ए स्टील कॉलम। तो उसको ध्यान में रखते हुए यदि हाई लोड स्ट्रक्चर है वहाँ पर आप क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दी आरसीसी कॉलम बढ़ा दे, तो आपके लिए ये चीज़ें जो होगी, जो कंजेशन नहीं होगी, और आपको सफिशियंट कंक्रीट स्पेस भी मिलेंगे टैंपिंग के लिए, वाइब्रेशन के लिए। अब अगर आप मिनिमम डायमीटर ऑफ द स्टील की बात करें आरसीसी कॉलम के लिए, तो जो IS कोड कहता है वो है आपके 12 mm साइज। तो 12 mm डायमीटर आपकी मिनिमम डाया ऑफ द स्टील होती है फॉर एनी आरसीसी कॉलम्स। आई सजेस्ट यू टू कंसल्ट ए स्ट्रक्चर इंजीनियर फॉर योर डिजाइन ऑफ आरसीसी कॉलम्स। अब हम देखते हैं कि साइज क्या होनी चाहिए आरसीसी कंक्रीट कॉलम की। तो मिनिमम डायमीटर ऑफ द सर्कुलर कॉलम, ये आपकी जो डायमीटर सर्कुलर कॉलम के लिए 230 mm या 9 इंच रखे फॉर सर्कुलर कॉलम। उसी तरह अगर आरसीसी स्क्वायर कॉलम है तो जो कंक्रीट की बाहरी जो डायमेंशंस है वो 230 बाई 230 रखे। जो वर्टिकल बार होती है आरसीसी कॉलम के लिए वो कम से कम, अगर स्क्वायर कॉलम है वहाँ पर 4 रखिए, और यदि सर्कुलर कॉलम है वहाँ पर आप 6 रखिए। अब साथ साथ हम ये भी देख लेते हैं कि जो स्पेसिंग ऑफ लेटरल टाइज इन आरसीसी कॉलम क्या है। स्पेसिंग ऑफ लेटरल टाइज इन आरसीसी कॉलम शुड नॉट एक्सीड, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कम करे तो सेफ है, ज़्यादा नहीं करे। यह है 16 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द स्मॉलेस्ट लॉन्गिट्यूडिनल बार। अगर आपके स्मॉलेस्ट लॉन्गिट्यूडिनल बार, मान लीजिए कि कोई आरसीसी कॉलम के क्रॉस सेक्शन पर 12 mm है, 20 mm है, 30 mm है, इस तरह की आपको बार दिया गया है, तो वहाँ पर जो स्मॉलेस्ट डायमीटर बार है वो आप लीजिए और उसका 16 से मल्टीप्लाई 16 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 16 × डी होगा स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द बार। तो उससे मल्टीप्लाई करके डायमेंशंस लिख लीजिए। उसके अलावा द लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द कॉलम, उसके बाद में आपका 230 है या 300 कॉलम है वो भी लिख लीजिए। 300 या 450 का है तो 300 लिखिए लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द कॉलम, और 300 एज पर लोकल बिल्डिंग बायलॉज। और ये तीनों में जो सबसे कम है वही स्पेसिंग आप रखें। यहाँ पर जो बीम है, बीम के 1 या 1.5 मीटर नीचे और ऊपर जहाँ पर जंक्शन होती है वहाँ पर 6 इंची ही रखे, उसमें ज़्यादा क्लोज रखा जाता है क्योंकि वहाँ पर लोड की ट्रांसफ़र होती है। उसी तरह अगर जहाँ पर बॉटम है
बॉटम ऑफ दिस कॉलम जहाँ पर आपकी प्लिंथ बीम के साथ जंक्शन होती है उसके करीब 1.5 मीटर के तक कम से कम जो स्पेसिंग होता है बहुत क्लोज रखा जाता है। और मिडिल में आप बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए नीचे अगर 6 इंच दे रहे हैं तो मिडिल में 8 इंच भी कर सकते हैं, 10 इंच भी कर सकते हैं। क्योंकि उसी तरह अगर टाइल्स की अगर डायमीटर देखें तो मिनिमम डायमीटर क्या हो सकती है, तो आप याद रखें कि मिनिमम डायमीटर्स आपको 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट लॉन्जिट्यूडल बार्स, यानी कि अगर 20 mm का अगर लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द लॉन्जिट्यूडल बार है तो 20 डिवाइडेड बाई 4 5 mm हुआ और 6 mm हुआ। तो आपका जो है इस केस में आप 6 mm का ही रखें। जनरली रेजिडेंशियल बिल्डिंग ऑफ नॉन इम्पोर्टेंस आप 5 mm रख सकते हैं, लेकिन अगर 3 स्टोरी 4 स्टोरी के से ऊपर की बिल्डिंग है तो वहाँ पर आप 6 mm स्ट्रिप्स रखें। एज पर आइस कोड 450 2000 द मिनिमम क्यूरिंग टाइम शैल बी मेंटेन। और क्यूरिंग कम से कम अगर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है तो कम से कम 7 दिन रखें। अगर कंक्रीट में किसी तरह के एडमिक्सचर मिला हुआ है, कई बार हम क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए वर्कमैनशिप बढ़ाने के लिए उसमें एडमिक्सचर डाल देते हैं, तो उस केस में आप कम से कम क्यूरिंग का टाइम बढ़ा दीजिए, 10 दिन रख लीजिए। हॉट एंड ड्राई वेदर है वहाँ पर आप 10 से 14 दिन रख लीजिए, सो दैट इट प्रिवेंट द एस्केप ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम योर कंक्रीट, ताकि उनकी जो हार्डनेस है, स्ट्रेंथ डेवलपमेंट है, ड्यूरेबिलिटी है, उनको अपने में टाइम से उनमें अच्छे से आ जाए और वो किसी भी लोड लेने की क्षमता ले सके फ्यूचर में। इस कारण से प्रॉपर क्यूरिंग बहुत ज़रूरी होती है। जब भी आप ढलाई करें थोड़ा हम कंक्रीट के बारे में बात करेंगे। जो आप मिक्स करेंगे और बिल्कुल होमोजेनियस होनी चाहिए। व्हाइल प्लेसिंग कंक्रीट इन द कॉलम यू शुड बी वेरी केयरफुल। जो भी कंक्रीट की जो मिक्सर है वो एक साथ डालें और डालने के तुरंत बाद कोई रड से वाइब्रेशन से उसको टैंपिंग करें। वाइब्रेशन करते समय, नीडल वाइब्रेशन करते समय ये ध्यान रखें कि जो टाइज है वो टूटे नहीं। बिफोर कास्टिंग जो उनके फॉर्म होते हैं वो चेक कर ले कि किसी तरह की वाटर की लीकेज नहीं होनी चाहिए उसमें, और अगर लीकेज दिखाई पड़ता है तो तुरंत उसको लीकेज को बंद कीजिए, क्योंकि कंक्रीट मिक्सचर अगर जाएंगे और पानी अगर रिसाव होकर चली जाएगी तो केवल कंक्रीट ही बच जाएगी अंदर में, और वो प्रॉपर केमिकल एक्शन नहीं होने के कारण कॉलम में स्ट्रेंथ नहीं हो पाएगा। तो इसका विशेष ध्यान देनी चाहिए। कई बार देखा गया है कि जो कंक्रीट अगर वर्कमैनशिप सही नहीं मिल रहा है तो वहाँ पर केवल बालू डाल देते हैं, बालू डाल के उसको मिक्स करते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करें। जब भी आप थोड़ी बालू की ज़रूरत पड़े तो सीमेंट भी डालें, ताकि इसकी जो प्रोपोर्शन है वो आपकी परफेक्शन बनी रहे। इस तरह से यदि आप ढलाई करवाते हैं प्रिकॉशंस के साथ, इंस्पेक्शन के साथ केयरफुली करते हैं तो आपकी बिल्डिंग की ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी और आपकी कॉस्ट कंट्रोल भी होगी। याद रखिए, क्योंकि आप जब भी फ्यूचर में अगर बिल्डिंग में किसी तरह की क्रैक आती है तो उसके रिपेयर बहुत महंगे होते हैं और कई बार डिमोलिश भी करना पड़ता है। इस तरह से जो कंस्ट्रक्शन है आरसीसी की वो वन टाइम होती है, तो ध्यान से इसको काम को कराए। तो इसी के साथ हम दूसरी वीडियो फिर से मिलते हैं। वीडियो में अपने कमेंट डालिए ताकि अगले वीडियो में हम इसको इंक्लूड कर सके। प्लस यदि चैनल नए हैं, पहले बार देख रहे हैं तो अपने लाइक से कमेंट डालिए ताकि नीडी पर्सन को भी इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू वंस अगेन। जय हिंद।